नमस्कार। आज हम एक नए प्रॉब्लम प्रोफाइल पर चर्चा कर रहे हैं। चार्ज पेंडुलम। टॉपिक का नाम है चार्ज पेंडुलम, या हम बोल सकते हैं सिंपल सा पेंडुलम प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पेंडुलम जैसी प्रॉब्लम पर हम आज चर्चा करेंगे। बहुत बेहतरीन टॉपिक है। आजकल कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है इस टॉपिक से, तो हम इसी पे बात करने वाले हैं। और चलिए, आप कंप्लीटली लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम पहले इसमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल करवाएंगे बस, क्योंकि हमें वीडियो को छोटा बनाना है। मतलब छोटे लेक्चर्स में हम चीज़ें दे दें आपको कंप्लीट, ये हमारी जो है जद्दोजहद रहेगी पूरा तरीके से। तो आप देख रहे हैं उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग, और मेरा नाम है दीपक पांडे। हम आज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नई प्रॉब्लम पर चर्चा कर रहे हैं। तो हेडिंग कर लीजिएगा आप, पेंडुलम प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज पेंडुलम। या इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज पेंडुलम। इस पे बात करने वाले हैं हम। तो देखो, एक सिंपल सी बात आपको बता दें, आपने पेंडुलम देखा होगा, आपने पेंडुलम के बारे में पढ़ा होगा कि पेंडुलम क्या होता है कि एक किसी सरफेस से जो है लटका दिया जाता है, और एक धागे के, एक रस्सी के, एक डोरी के सहारे किसी छोटे से पिंड को, मीन्स दैट ये स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को एक सॉलिड सरफेस से आप बांध देते हो, और नीचे एक कोई बॉडी, कोई पार्टिकल ले लेते हो जिसे आप बॉब कहते हो, है ना, बॉब। ये बॉडी जो है, इस पर मास, इसका मास m होता है, इस पर g लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। स्ट्रिंग में टेंशन होता है T ऊपर की ओर। दैट सिस्टम इज कॉल्ड पेंडुलम, है ना। इसी सिस्टम को पेंडुलम कहते थे हम मैकेनिक्स में। अब कुछ कंडीशंस होती थी कि जो ये रस्सी है, ये मतलब स्ट्रिंग, ये स्ट्रेचेबल नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें तनाव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेच ना करे ये, और हल्की होनी चाहिए बिल्कुल। वो सारी कंडीशन ठीक है, जो है सही है, वो सब फुलफिल हो रही है। सिंपल पेंडुलम है, आप ये मान के चलिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर सर इसी पेंडुलम को हम, इसी पेंडुलम में एक प्रॉब्लम ऐसा कर दें कि हम, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ये जो बॉब है जिसका मास m है, इस पर हम एक पॉजिटिव q चार्ज दे दें। इसका मास m है और इस पर पॉजिटिव चार्ज q दे दें, हम पॉजिटिव चार्ज q दे दें, और ये पूरा सिस्टम पेंडुलम ही है, लेकिन इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर रख दें। इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर रख दें और इसे ऑक्सीलेट करवाएं। इसे ऑक्सीलेट करवाएं तो कुछ इस टाइप से सिचुएशन बन जाएगी। मान लो बॉब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो देखो इसका जो मीन पॉइंट है भाई पेंडुलम का, वो तो यही है। पेंडुलम का जो मीन पॉइंट है वो तो यही है। लेकिन मान लो कि पेंडुलम किसी टाइम पर, पेंडुलम यहां था, किसी टाइम पर पेंडुलम यहां था, मान लेते हैं। किसी टाइम पर पेंडुलम यहां था, हम मान लेते हैं जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो यल थी, तो स्ट्रिंग की लेंथ यल है। इस बॉडी का मास m था और इस पर q चार्ज था, और जब पेंडुलम वर्टिकल से हम मान लिए थीटा एंगल बना रहा है, और इसका मास m है, इसलिए इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसे आप mg कहोगे। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा सपोज दैट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो उस डायरेक्शन में लगेगा, Fe।
इस बॉब पर Fe फोर्स लगेगा यहां से, तो ये इस तरफ जाएगा और थीटा एंगल बना ले लेगा वर्टिकल से। इसका mg नीचे की ओर कार्य करेगा, और ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो तनाव बल होगा, टेंशन फोर्स, ये ऊपर की ओर काम करेगा T। लेकिन यहां एंगल, ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये T थीटा एंगल पे काम कर रहा है। तो इस T को टू कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जस्ट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे आप T cos थीटा कह सकते हो, और एक तो ये जिसे आप T sin थीटा कह सकते हो। इस T को टू कंपोनेंट में, क्योंकि ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसलिए T को हम टू कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक तो T हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट T sin थीटा। अगर ये पेंडुलम यहीं पर रुका रहे, मींस दैट इक्विलिब्रियम में रहे, तो कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा। ये पेंडुलम है, ये अक्से ऑक्सिलेट भी करेगा, आप छोड़ दोगे तो ऑक्सिलेट करेगा। ये भाई यहां लटका हुआ था, ये बिल्कुल मीन पॉइंट पोजीशन में था, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस बॉब पर इसका मास m, इस पर चार्ज q है। अब इस बॉब पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इस तरफ, तो बॉब हम सपोज कर लेते हैं ये थीटा एंगल बना लिया वर्टिकल से। अब इसका mg डाउनवर्ड है, Fe इस डायरेक्शन में, T टेंशन फोर्स अलोंग टू स्ट्रिंग काम करता है, बट इसे टू कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, तो T cos थीटा T sin थीटा ऐसा हो गया। एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में बात करें तो यहां देखिए क्या एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम, अगर ये हम माने कि ये जो पेंडुलम है यहीं पर रुका है ये कुछ सेकंड के लिए, इक्विलिब्रियम में है, मींस दैट, तो एट इक्विलिब्रियम में हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये जो T cos थीटा टेंशन का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, T cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये mg को बैलेंस करेगा। मतलब मींस दैट अगर ये बॉब इक्विलिब्रियम में है तो T cos थीटा और mg दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। Fe इस तरफ काम कर रहा है, T sin थीटा इधर काम कर रहा है, मतलब T sin थीटा Fe को बैलेंस कर रहा है, मींस दैट ये इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो मतलब हम लिख सकते हैं T sin थीटा इज इक्वल टू Fe, इक्वेशन नंबर 1, एंड T cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2। ऐसा लिख सकते हैं। पेंडुलम में हम, आप 11th में पढ़े रहे होगे, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। अब सपोज दैट मुझे टेंशन निकालना है कि रस्सी में, ये डोरी में जो तनाव होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा, वो कितना होगा। टेंशन फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो टेंशन निकालने के लिए क्या हम करते हैं, इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो यहां लिखते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, ऐड करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर, कॉमन हो जाएगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो टी स्क्वायर बाहर कर लेंगे, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां बचेगा Fe स्क्वायर प्लस का mg स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए Fe स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर निकालना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 होती तो यहां आ जाएगा मुझे टी स्क्वायर इंटू में 1 इज इक्वल टू, यहां मिलेगा मुझे Fe का होल स्क्वायर प्लस का mg का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू 1 टी हो जाएगा, तो टी की वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा Fe का स्क्वायर प्लस का mg का होल स्क्वायर। ये टेंशन फोर्स का फार्मूला है इस केस में। एक बात और है, इस बॉब पर कितना चार्ज था, Q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में है, इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो Fe की वैल्यू तुम्हें पता है कितना हो जाएगी, QE हो जाएगा। अगर यहां पुट करोगे तो T इज इक्वल टू फार्मूला आपको ये ऐसा हो जाएगा कि QE का होल स्क्वायर प्लस का mg का होल स्क्वायर, टेंशन का ये फोर्स बन जाएगा, रस्सी में जो तनाव उत्पन्न होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू यहां से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही आप थीटा निकाल सकते हो कि ये जो पेंडुलम है, ये जो बॉब है,
ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। इस थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से। कैसे? डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, है ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? टी साइन थीटा। सेकंड क्या है? टी कॉस थीटा। और इधर है एफ ई अपॉन का एम जी। टी खत्म हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई? टेन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा एफ ई अपॉन का एम जी। टेन थीटा का ये फार्मूला होता है, ठीक है। एफ ई की जगह क्यू ई लिख सकते हो तुम, तो यहां हो जाएगा क्यू ई अपॉन का एम जी। tan थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्यू ई बाई एम जी, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्यू ई फोर्स लगता है, तो आप एफ की जगह क्यू ई लिखोगे। यहां से थीटा इज इक्वल टू निकालोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्यू ई अपॉन का एम जी। यहां से जो आपका चार्ज पेंडुलम है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, इस थीटा की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप इतना नोट करिएगा। फिर तो हमने देखो टेंशन का फोर्स निकाल, टेंशन की वैल्यू निकाली। क्या ये टेंशन का फार्मूला आया था? सिंपल सा एफ ई स्क्वायर प्लस का एम जी स्क्वायर। ये तुम्हारा एक पहला फार्मूला था बॉक्सअप। आपने थीटा निकाला था, tan थीटा इज इक्वल टू आया था क्यू ई अपॉन का एम जी। ये तुम्हारा दूसरा फार्मूला था। यहां से लिख सकते हो थीटा इज डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड कर रहा है? mg पे डिपेंड कर रहा है, q और e पे डिपेंड कर रहा है। किसी पर्टिकुलर बॉब के लिए mg, प्लेस के लिए mg कांस्टेंट रहेगा तो q और e पे हो सकता है। तो थीटा इज डिपेंड्स अपॉन चार्ज q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड e एंड mg आल्सो। तो कुल मिला के बेसिकली हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो tan थीटा ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं। बाकी क्यू ई और एम जी तीनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहां से सपोज कर लो कि ये पेंडुलम पहले अपने यहां पे था, इसे मीन पोजीशन कहते हैं। अगर किसी पेंडुलम को इनिशियली आप बिल्कुल फ्रीली छोड़ दो तो वो अपने मीन पोजीशन पे आके रुक जाता है। पहले पेंडुलम अपने मीन पोजीशन पे था, बाद में ये यहां गया। ये तो हम मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, जो ये पेंडुलम का अपने मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है, ये यक्स है। इसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह सकते हैं। और ये यक्स कितना है यही निकालना चाहते हैं हम, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं। ये यक्स है मान लिया हमने, ये यल है, ये भी यल है, क्योंकि भाई ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, दोनों मतलब स्ट्रिंग तो यल था ना, स्ट्रिंग की लेंथ यल हमने कंसीडर किया था इनिशियली। तो हमें ये निकालना, जहां एंगल बनता है उसके जस्ट फ्रंट वाला जो साइड होता है ट्रायंगल का, उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर निकालना, ये हाइपोटेनस मुझे पता है यल है, तो हम साइन थीटा ले लें आराम से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एल, एल का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा यल साइन थीटा। लो आ गया भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब इसमें अगर तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपको रिमेंबर करवा दें हम, 30 साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें यहां से तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपान का टी। यहां ले चल के रख दें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स को हम लिख सकते हैं यल इंटू एफ ई अपॉन टी। और अगर टी की वैल्यू यहां हमें रखनी हो तो एफ ई की जगह हम क्यू ई लिख दें।
और टी का फार्मूला ये पता है आपको, रूट अंडर एफ ई, एफ ई की जगह क्यू ई लिख सकते हो तुम, क्यू ई का स्क्वायर प्लस का एम जी का स्क्वायर। इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये वाली डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर है पेंडुलम राइट नाउ, ठीक है। आप ये निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप निकाल लिए, आप टेंशन फोर्स का फार्मूला सीख गए, आप थीटा एंगल निकालना सीख गए। अब आप एनर्जी निकाल सकते हो पेंडुलम की। एनर्जी पे बात करने की, पेंडुलम की एनर्जी कितनी होगी? देखो भाई मेरे, पेंडुलम के पास दो टाइप की एनर्जी होगी, एक तो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक तो पेंडुलम के पास एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम ग्राउंड से लेते हैं और होता है mgh, आपने कभी पढ़ा होगा mgh होता है, लेकिन यहां पर इफेक्टिव यल लिया जाता है। यल का इफेक्टिव वैल्यू तो यल कॉस थीटा आता है, तो हम सिंपल से लिख दें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इज, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं यूजी थीटा, थीटा एंगल पे है इसलिए यूजी थीटा पे, तो ये हो जाता है एम जी एल और 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा डिराइव किए हम लोगों ने, 11th में है, इसका डेरिवेशन भी है 11th में। यहाँ जो यल है मतलब एच, एम जी एच होता है, यहाँ पर एच इफेक्टिव एच लिया जाता है ना। यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करके आप एल की वैल्यू निकालेंगे तो यल कॉस थीटा आता है, यल माइनस यल कॉस थीटा, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, ऑफ द पेंडुलम इज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यू, पोटेंशियल एनर्जी यूज दिखाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हो यू ई, और थीटा एंगल पे कह रहे हो तो थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे तो निकाल रहे हो एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप पढ़ते थे, देखो एक्चुअल में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वर्क डन के बराबर है, और तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि जो वर्क डन होता है एफ इंटू डी आर होता है, मतलब एफ की जगह आप लिख सकते हो क्यू ई, डॉट में आर लिख सकते हो, लेकिन यहां आर की जगह पर एक्स है तो हम क्यू ई एक्स लिख रहे हैं। कहां से इंस्पायर हुए भाई मेरे, ये मत समझना कि डायरेक्ट बता रहे हैं। डी डब्ल्यू इजकल टू फार्मूला पढ़ते थे तुम, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, तो डी डब्ल्यू इजकल टू एफ की जगह हो जाएगा क्यू ई, डी आर की जगह हो जाएगा एक्स, तो डी डब्ल्यू इजकल टू क्यू ई एक्स आ जाएगा, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, क्यू ई एक्स, एक्स माने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसकी वैल्यू आपने निकाला था यल साइन थीटा, यहां रख दोगे तो यू ई थीटा, आपको मिलेगा क्यू ई यल साइन थीटा, और ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में होती है। एक बात और ध्यान देना, वो जो फार्मूला लिखे थे निगेटिव में होता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है पेंडुलम की, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है। हमें अगर पेंडुलम का टोटल एनर्जी लिखना हो तो नाउ टोटल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, नाउ टोटल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम यू थीटा सिंपल लिख रहे हैं हम, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी प्लस का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास दोनों होगा क्योंकि इसके पास मास m है और इस पर चार्ज q है, तो मास m की जगह mg डाउनवर्ड लग रहा है और f इस तरफ लग रहा है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको पहले दोनों ऐड कर देते हैं, सिंपल सा, तो हो जाएगा mgl ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको ऐड कर देते हैं सिंपल सा माइनस का क्यू ई यल साइन थीटा। ये फार्मूला है पेंडुलम के टोटल एनर्जी का। बोलो भाई
अगर सही लग रहा हो तो बता देना। एग्जैक्टली इतना। ये था सिंगल पेंडुलम की कहानी, सिंगल पेंडुलम की कहानी था। अब सपोज दैट दो पेंडुलम, डबल पेंडुलम एक साथ हो तो कैसे उनको सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उस पर बात करते हैं हम। अब डबल पेंडुलम पे बात कर रहे हैं। तो डबल पेंडुलम के केस में सपोज कर लीजिए ये तुम्हारे पास एक सरफेस है जहां से हैंग करेंगे हम। तो ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है। यहां पर एक बॉब है, यहां पर दूसरा बॉब है। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं फिगर जिससे आपको दिखे। इसके अंदर हमें मास और चार्ज दिखाना है। सपोज कर लेते हैं इस पर चार्ज m2 और मास m2 और इसका चार्ज q2 है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस पे भी है, सिमिलर चार्ज है। इसका मास m1 और चार्ज q1 है। ऐसा है। ये डिस्टेंस r है। दोनों बॉब के बीच का जो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस है, वो r है। वर्टिकल से पहला वाला जो बॉब है वो θ1 एंगल बना रहा है। वर्टिकल से जो दूसरा वाला बॉब है ये वाला, ये θ2 एंगल बना रहा है। दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है और L है। इसमें भी टेंशन T होगा, इसमें भी मान लेते हैं टेंशन T होगा, इसमें भी टेंशन T होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो दोनों पर सिमिलर चार्जेस हैं, तो यहां पर तीन फोर्स लगेगा। एक बात और बता दें, पेंडुलम प्रॉब्लम के केस में, चार्ज पेंडुलम प्रॉब्लम के केस में तीन फोर्स लगता है बॉब पे। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे mg कहते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक तो Fe लगता है, और एक टेंशन फोर्स लगता है। ये तीन फोर्स लगते हैं बस। कितने फोर्स लगते हैं? तीन फोर्स। फोर्सेस हम लिख देते हैं एक बार। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe। तीसरा टेंशन फोर्स। ये तीन फोर्स हैं जो लगते हैं बॉब पे। इक्विलिब्रियम में इनको हम बैलेंस्ड करते हैं और फिर इक्वेशन वगैरह बना के हम फार्मूला बनाते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, ये है काम करने का तरीका हम लोगों का पेंडुलम प्रॉब्लम में। अब ये दोनों बॉब पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला बॉब इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये दोनों ऐसे दूर हटते चले जाएंगे। जबकि जो mg है वो नीचे काम करेगा, m1g नीचे काम करेगा, m2g नीचे काम करेगा। और ये चाहेंगे तो बिल्कुल दोनों पास पास आ जाएं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पास पास होना चाहेंगे उसकी वजह से, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिपेल करेगा। इसलिए ये θ1 एंगल और θ2 एंगल पर चले जाएंगे। तो इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, और हम सपोज कर लेते हैं Fe फोर्स लगा रहा है। दोनों के बीच में जो लग रहा है फोर्स Fe है। ये इसको रिपेल कर रहा है Fe फोर्स से, तो ये रिपेल हो रहा है Fe फोर्स से। इनके बीच, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। ठीक है, तो r है। तो यहां पर हम अगर थोड़ा x और y एक्सिस पर बात कर लें, ये सपोज कर लो ये वाली डायरेक्शन x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वाली, वर्टिकल वाली डायरेक्शन y एक्सिस है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या करना चाहिए मुझे, एक बार आप देखिएगा सावधानी से। एट इक्विलिब्रियम अगर ये दोनों पेंडुलम इसी पोजीशन पर रुके हुए हैं, मतलब इक्विलिब्रियम पे हैं, इसका मतलब ये सभी के सभी फोर्स बैलेंस्ड हैं। सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं एक दूसरे से। तो स्टी को यहां से कितना एंगल बना रहा है? ये जो स्ट्रिंग है वर्टिकल से θ1 एंगल बना रही है। तो ये टेंशन फोर्स भी θ एंगल बनाएगा। तो इसको टू कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है यहां भी एंगल θ1 बनेगा। यहां एंगल अगर θ1 है तो यहां भी θ1 बनेगा। इस टी को टू कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा t cos θ, और इस तरफ आएगा
टी साइन थीटा, ये होगा। अब हम फोर्स को बैलेंस्ड कर सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे जो एक्स एक्सिस में फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए, वाई एक्सिस में फोर्स इक्वल होना चाहिए, एक दूसरे के बैलेंस्ड होना चाहिए। तो मतलब हम लिख सकते हैं, देखो ये टी साइन थीटा एफ ई के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहां से लिख सकते हैं, अच्छा यहां एंगल थीटा वन था तो यहां थीटा वन है, तो यहां भी थीटा वन होगा, यहां भी थीटा वन होगा। तो लिख सकते हैं टी साइन थीटा वन इज इक्वल टू का एफ ई, आराम से लिख सकते हैं क्वेश्चन वन। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में देखोगे तो हम लिख सकते हैं टी कॉस थीटा वन इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 2। टी निकालना है, अभी सिंगल पेंडुलम पे जो कार्यक्रम करके आए हैं वही कार्यक्रम यहां करना हमको। तो ठीक है, टी निकालना है मुझे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको हम कर लेंगे भाई, हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस का टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। टी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हम 1 लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू एफ ई का स्क्वायर प्लस का एम जी का स्क्वायर। टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हम टेंशन फोर्स लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू रूट अंडर एफ ई का स्क्वायर प्लस का एम जी का स्क्वायर। टेंशन फोर्स हम लिख सकते हैं इस तरीके से। हमें थीटा पे भी काम करना है भाई, थीटा पे काम करना है तो डिवाइड कर दो, सिंपल सा। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो फर्स्ट क्या है भाई, टी साइन थीटा वन अपान में टी कॉस थीटा वन इज इक्वल टू एफ ई अपान का यम वन जी, टी से टी मर गया, साइन थीटा अपान कॉस थीटा वन क्या होगा, टेन थीटा वन। टेन थीटा वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, एफ ई अपान का यम वन जी। ठीक है, एफ ई की जगह क्या लिख सकते हैं आप जरा बता दीजिए भाई। एफ ई की जगह दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स एफ ई, तो आप यहां लिख सकते हो tan थीटा वन इज इक्वल टू, एफ ई की जगह लिख सकते हो के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर यम वन जी। तो ये tan थीटा का कंप्लीट फार्मूला हुआ भाई। एफ ई इन दोनों के बीच में कुलाम सला लगा रहे हैं हम, फार्मूला वही है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, यही तो लगा रहे हैं भाई। के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, यहां जो देखो जो थीटा वन है ये Q1 और Q2 दोनों पर डिपेंड कर रहा है, Q1 और Q2 दोनों पर डिपेंड कर रहा है tan थीटा वन। इंटरेस्टेड बात है, थीटा वन is depends upon Q1 and Q2, Q1 और Q2 पर डिपेंड कर रहा है, दोनों पर डिपेंड करता है थीटा की वैल्यू। सिमिलरली थीटा टू लिख सकते हो, देख क्यों रहे हो भाई, लिख लो जल्दी। सिमिलरली थीटा टू tan थीटा टू लिख सकते हो, इसके लिए काम कर सकते हो इसी को देख के। tan थीटा टू बराबर एफ ई तो वही होगा भाई, एफ ई वही होगा, तो यहां लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, और यहां लेकिन m2z होगा। बात अगर समझ में आ रही है तो बता दो, हमें tan थीटा टू निकालना है, मतलब ये वाला एंगल, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स एफ ई वही होगा, जो यहां होगा वही यहां होगा, बस यहां m2z है इसलिए m2z ये हो गया। ये भी Q1 और Q2 पर डिपेंड कर रहा है। इंटरेस्टेड बात ये है कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। नाउ
tan थीटा 1 अपान tan थीटा 2 निकालो तुम, पहले निकालो फिर देखो क्या कमाल हो रहा है यहाँ पे। tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, k q1 q2 अपान का आर स्क्वायर m1g इंटू में डिवाइड करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर m2g अपान का k q1 q2। ये पूरा कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर मर गया, जी से जी मर गया, तो बचा क्या, tan थीटा 1 अपान में tan थीटा 2 बराबर m2 अपान का m1 बचा है, m2 अपान का m1। बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है, रिमेंबर करे रहिएगा, भूलिएगा मत भाइयों और बहनों, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर। मिटा देते हैं इसको। अब देखो यहां से जो थीटा का रेशियो आ रहा है ये डज नॉट डिपेंड्स कर रहा है चार्ज पर, मतलब ये चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, बस मास ही है इसमें। यहां लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज। कितना इंटरेस्टेड बात है, दोनों एंगल का जो रेशियो है ये चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर एक दूसरे पर सेम सेम फोर्स लगाते हैं ना, इसलिए उनका जब रेशियो लोगे तो भाई चार्ज तो कट जाएगा, एफ ही कट जाएगा, दोनों का मास ही बचेगा। इसी के बेसिस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, हम जैसे आपसे ट्राई कर लेते हैं, तुम देखो बता पाते हो कि नहीं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो इसी पेंडुलम में Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है, मान लेते हैं Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है मान लेते हैं, और m1 इज इक्वल टू m2 है। इस पर चार्ज ज्यादा है, इस पर चार्ज कम है, या ऐसा कह दो कि Q2 पे ज्यादा है Q1 पे कम है, सेम कंडीशन बनेगी कुल मिला के, चार्ज कम या ज्यादा होगा एक ही आंसर होगा हमेशा। तो Q1 ग्रेटर देन Q2 है, m1 बराबर m2, दोनों का मास इक्वल है, तो थीटा कितना होगा, थीटा तो भाई Q1 और Q2 पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, m1 बराबर m2 है। तो सिंपल सा यही देख सकते हो, तो यहां ऑप्शन क्या दिया था, बड़ी इंटरेस्टेड बात, ये पहला ऑप्शन था थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, दूसरा ऑप्शन था थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, तीसरा ऑप्शन था थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, चौथा ऑप्शन था नॉन ऑफ दीज। समस्या ये थी क्या लगाया जाए आंसर, क्या होगा। तो देखो Q1 और Q2 कुछ भी हो, मास पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ मिला के, तो यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा 1 बराबर अपान tan थीटा 2, m1 अपान m2 है, तो इसका रेशियो 1/1 आ जाएगा, क्योंकि m1 बराबर m2 है, m मान सकते हैं, m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं tan थीटा 1 बराबर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हो जाएगा tan थीटा 2, tan हटेगा तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा 2। सिंपल सा ये ऑप्शन हो जाएगा, दोनों का एंगल समान होगा, चार्ज चाहे जो हो। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं भाई, मान लो अगर हम कह दें m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड q1 इज इक्वल टू q2, देन मान लो m1 की वैल्यू ज्यादा हो m2 से और चार्ज दोनों पर सेम हो, तो बताओ फिर पहला ऑप्शन वही है थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, दूसरा वही है क्या थीटा 1 बराबर थीटा 2 होगा, तीसरा वही है क्या, ऑप्शन वही है सब, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, ऑप्शन वही, चलो कोई बात नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, सोचो और बताओ। क्या ग्रेटर देन है, m1 ग्रेटर देन m2 से, m1 की वैल्यू ज्यादा है, अगर m1 की वैल्यू ज्यादा है तो थीटा 2 ज्यादा होगा,
भाई सिंपल सी बात है, अगर यमोन की वैल्यू ज्यादा है तो थीटा टू का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जस्ट यमोन और थीटा टू सामने सामने है ना, और थीटा वन कम होगा, तो मतलब होगा थीटा वन इज लेस देन थीटा टू। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। भैया सिंपल समझो, m1 की वैल्यू ज्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर m1 ज्यादा है तो थीटा टू भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनलिटी में है, इसलिए थीटा टू ज्यादा होगा तो थीटा ग्रेटर होना पड़ेगा, और थीटा वन छोटा होगा। ये हो सकता है। देखो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को लेके हम एक दो सवाल करते हैं न्यूमेरिकल्स, वहां थोड़ा रियलाइज कर पाएंगे टॉपिक की डेप्थ को। एक और मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं हम, अभी कर लेते हैं हम। हाँ लिख लो पहले, फिर करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं पेंडुलम प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्यूशन करते हैं हम। देखो पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं कि अच्छे से पढ़ते हैं हम, बाई लाइन ट्रेस करते हैं, जो वैल्यू दी गई वो लिखते हैं। द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम। मास हमें दिया है, सिंपल पेंडुलम है, उसका मास है 2 ग्राम। भाई ग्राम को हमें यूनिट को एसआई सिस्टम में लिखना पड़ता है, ग्राम को सीधा केजी में कन्वर्ट करोगे, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 10⁻³ से हो जाएगा केजी। m इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ केजी। ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया। एंड अ चार्ज 5.0 माइक्रोकूलम, और इस पर चार्ज कितना दिया है 5.0 माइक्रोकूलम। इसे कूलम में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 10⁻6 और कूलम हो जाएगा। ये 5 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है, यहां तक बातें हो गई। इट इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ये रेस्ट में है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मुझे दिया है 2000। इसको लिख सकते 2 इंटू 10⁻+3 वोल्ट पर मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 2000 को। एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विथ द वर्टिकल, और जी की वैल्यू मुझे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू ऐसे दिया है। बोल रहा है जैसे तुम्हारे पास ये पेंडुलम है, सपोज दैट अगर ये यहां पर है तो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका mg जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। टी भाई स्ट्रिंग के लॉन्ग काम करता है, रस्सी के लॉन्ग टी काम करता है। यहां एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है यहां भी एंगल थीटा होगा। तो टेंशन टी को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। और आप तो पता ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इधर लग रहा है तो हो जाएगा Fe, तो इधर लगेगा तुम्हारा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है QE। ये चारों फोर बैलेंस कर दो, हमें एंगल फाइंड करना है। बोल रहा है क्या बोला, देखो एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल। एंगल निकालना है। एंगल का अभी वैसे भी हम कॉन्सेप्ट में आपको निकाल के दिखाए हैं, वैसे यहां से भी कहानियां कर सकते हो तुम, और नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, वही कहानी सारी भरेगी। टी कॉस थीटा बराबर mg होगा, टी साइन थीटा बराबर QE होगा। भाग करोगे टी टी कैंसिल होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है तुम्हें पता है, tan थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा QE अपान का mg। सिंपल सा डायरेक्ट फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू, Q की वैल्यू दी है तुम्हें 5 इंटू 10⁻⁶, Q की वैल्यू। E की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻³ प्लस का 3, 2 इंटू 10⁻³ प्लस का 3। M की वैल्यू मुझे दिया है 2 इंटू 10⁻³ इंटू में Z दिया 10। सॉल्व कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्या करना है इसमें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू, ये 10 की पावर कुछ नहीं तो +1 है, ये -3, -3 में से +1 गया तो -2 बचा, -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो यहां बचेगा 5 इंटू 10⁻⁶, और ये -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3, और ये 2 + 5 हो जाएगा। ये -6 से 5 गया तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1, और यहां पर tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 0.5। थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 0.5। कितना बड़ा क्वेश्चन था आप देख लीजिए, जेईई मेंस 2019 अप्रैल में पूछा गया था। ये 2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। बताओ बहुत हार्ड है भाई। अगर कॉन्सेप्ट पता है आपको, सिंपल सा सारी चीजें पता है, तो आप
और आपका दिमाग जिंदा है तो आप काम कर सकते हैं। देखो एक और बात बता दें तुम्हें, एक नहीं दो बात और बता दें, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी कई बार आता है कि मान लो हम पेंडुलम को सैटेलाइट में रख दें। किस में रख दें? सैटेलाइट। मतलब ये कह रहे हैं इफ पेंडुलम इज प्लेस्ड इन अ सैटेलाइट, तब क्या होगा भाई? सैटेलाइट में ग्रेविटी जीरो होती भाई, नो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी, माइक्रो ग्रेविटी जैसा कंडीशन होता है सैटेलाइट में। सैटेलाइट में इंसान के ऊपर ग्रेविटी नहीं काम करता, जी नहीं काम करता, मतलब जीरो ग्रेविटी होती है वहां पे। मतलब उसी को माइक्रो ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, नो ग्रेविटी बोल सकते हैं, शून्य ग्रेविटी बोल सकते हैं, जीरो ग्रेविटी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो, जी जीरो होगा वहां पे। अगर जी जीरो होगा सर तो क्या हो जाएगा? तो यमजी नहीं लगेगा सर, यमजी जीरो हो जाएगा। यमजी नहीं लगेगा तो ये जो तुम्हारा पेंडुलम है यहां जो हैंग किया था, मान लो ये दो पेंडुलम है हैंग किए गए हैं, और जैसे ही ये यहां पर जैसे ही इनको प्लेस किया जाएगा यहां पे, ये पेंडुलम ऐसे हो जाएंगे। देखो थीटा कितना बना लेंगे? 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। क्योंकि भाई एमजी तो लगेगा नहीं, जो इसको डाउनवर्ड दोनों पेंडुलम को पास लाएगा एमजी वो तो लगेगा नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा उनके बीच में, तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिपल होके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। ये कहानी है पेंडुलम को अगर सैटेलाइट में प्लेस करोगे तो। मतलब कहानी ऐसे रहेगा, अगर पेंडुलम मान लो अर्थ पे पेंडुलम ऐसा है, इसका मास यम है, इसका और इस पर चार्ज, इसका लेंथ यल है, यल है, मास यम है, चार्ज क्यू है, मास यम है, चार्ज क्यू है। अगर इसको प्लेस कर दिए तुम यहां पे तो कंडीशन ऐसी हो जाएगी। दूसरी एक बात है, मान लो तुम किसी फ्लूइड में इसको ले गए तुम, लेट इफ पेंडुलम इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, जैसे फ्लूइड, जैसे फ्लूइड में भी कौन कौन, जैसे ऑयल में कर दें, वाटर में रख दें ले जाकर, तब पेंडुलम का क्या होगा? जैसे ये पेंडुलम है तुम्हारे पास, सपोज दैट लेंथ यल है, टेंशन टी ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, ठीक है। अगर इसे किसी मीडियम में ले जाकर रख दें, जैसे ऑयल है, वाटर है, कुछ भी है, चार्ज पेंडुलम की बात कर रहे हैं भाई मेरे, इस पर चार्ज क्यों है ये सब जानते रहे ना तुम। यहां ले जाकर पेंडुलम को रख दें, ठीक है, यहां रख दें, एमजी नीचे लगेगा, एंगल थीटा बनेगा। ये जो एंगल होगा ना, थीटा विल बी डिक्रीज। पहले तो बात समझ लो तुम, डिक्रीज हो जाएगा थीटा। क्यों? क्योंकि भैया आपने किसी मीडियम में रख दिया है, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तुम्हें क्या होता है, या एफई क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या ई क्या होता है? ई से ही तो एफई निकालते हो तुम। ई जो है, ई हो जाता है ई बाई के। जो मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अपान के, ई अपान के हो जाएगा। डायलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो एफई भी कम हो जाएगा। जब एफई कम हो जाएगा तो रिपल्सन नहीं होगा इनके बीच में, रिपल्सन नहीं होगा तो जायज सी बात है, यहां भी एक पेंडुलम लगा दो तो जायज सी बात है ये थीटा कम होगा, क्योंकि रिपल्सन नहीं होगा इनके बीच में ज्यादा। और एमजी भी उतना नहीं काम करेगा भाई, क्योंकि फ्लूइड में, क्योंकि एमजी नीचे की ओर काम कर रहा है। और पता है फ्लूइड में एक फोर्स लगता है किसी बॉडी पे, जैसे तुम ही अगर पानी में चले जाओगे तुम्हारे ऊपर एक फोर्स ऊपर की ओर लगने लगता है, बॉइंड फोर्स कहते हो, उत्प्लावन बल कहते हो। तो एक फोर्स और ऊपर की ओर लगेगा जिसे एफबी कहते हैं हम, इसलिए एमजी भी कम हो जाएगा, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि मीडियम का कुछ कांस्टेंट होगा ना के, जिसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं।
कम हो जाएगा तो थीटा कम हो जाएगा, थीटा डिक्रीज कर जाएगा। अब तुमसे यहां से सवाल क्या पूछ सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू बताओ, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, या एंगल की वैल्यू बताओ। सारा कैलकुलेशन वैसा होगा, बस यहां पर डेंसिटी अगर तुम्हें दी रहेगी तो इफेक्टिव डेंसिटी इंट्रोड्यूस कर देना, और ये बॉन्ड फोर्स को भी इंट्रोड्यूस कर देना फार्मूले में, mg के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है।